हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के जैव अणु चैप्टर का टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल, 14वां लेसन कक्षा 12 के अंदर न्यूक्लिक अम्ल। तो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, जिसमें पहला टॉपिक डीएनए पुनरावृत्ति, डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन। पुनरावृत्ति बोल दें, चाहे प्रतिकृति बोल दें, चाहे द्विगुणन बोल दें। अब होता क्या है प्रतिकृति, रेप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए में अपने ही जैसा नया डीएनए बनाने की क्षमता होती है। एक डीएनए में अपने ही जैसा नया डीएनए बनाने की क्षमता होती है। डीएनए के स्वयं के समान नया डीएनए जो उत्पन्न होता है, इसी घटना को हम लोग डीएनए प्रतिकृति या डीएनए पुनरावृत्ति कहते हैं। तो पुनरावृत्ति क्या है? जिसमें कोई जैव अणु जो है वो अपने ही जैसे नए अणु का संश्लेषण कर लेता है। तो कोई जैव अणु सेम टू सेम अपने जैसे नए जैव अणु का संश्लेषण कर लेता है, तो उसे हम पुनरावृत्ति या प्रतिकृति कहते हैं। और डीएनए का ये मुख्य गुण है कि डीएनए में अपने ही जैसा नया डीएनए उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब देखो होता क्या है, ये मान लें अपने डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। डीएनए के दो स्ट्रैंड हमने पढ़े हैं, डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, द्विकुंडली मॉडल है डीएनए। तो यहाँ ए है, मान लो ए के बिल्कुल सामने हमने पढ़ा था टी जुड़ता है। यहाँ मान लो सी है, तो सी के बिल्कुल सामने जी जुड़ा होता है। यहाँ मान लो टी है, तो टी के बिल्कुल सामने ए जुड़ा होगा। यहाँ मान लो ए है, तो ए के बिल्कुल सामने टी जुड़ा होगा। यहाँ जी है, तो जी के बिल्कुल सामने सी जुड़ा होगा। फिर यहाँ टी है, तो टी के बिल्कुल सामने ए जुड़ा होगा। और यहाँ ए है, तो ए के बिल्कुल सामने टी जुड़ा होगा। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, पढ़ा था हमने, और सी और जी में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब होता क्या देखें, सबसे पहले ये जो डीएनए के हाइड्रोजन बंध है, यहाँ दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बंध जो हैं ये टूटने लग जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये स्ट्रैंड खुलने शुरू हो गए यहाँ से। अब यहाँ देखें, जैसे यहाँ ए था, ए के सामने टी था, यहाँ सी था, सी के सामने जी था, फिर यहाँ टी था, यहाँ ए था, टी के सामने ए था, यहाँ ए था, ए के सामने टी था, फिर जी था, जी के सामने सी था, फिर टी था, टी के सामने ए था, फिर ए के सामने था टी। तो ये 2 स्ट्रैंड खुल गए आपस में, बिल्कुल जो स्ट्रैंड जुड़े हुए थे वो यहाँ से ओपन हो चुके हैं। ये बॉन्ड टूट गए और वो स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो गए। अब होगा क्या, तो जैसे ये स्ट्रैंड खुल जाते हैं, तो ये खुले हुए स्ट्रैंड जो होते हैं ये स्तंभ का काम करने लग जाते हैं, टेम्पलेट का काम करने लग जाते हैं। तो जब ये स्तंभ टेम्पलेट का काम करते हैं तो उस समय एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये मेन बात है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। और डीएनए प्रतिकृति की विशेषता होती है कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो 5' से 3' एंड की ओर होता है। 5' से 3'। जैसे ये मान लो 3' to 5' था, तो ये 5' से 3' था, तो ये था 3' से 5' और ये है 5' से 3'। तो इधर से बनना शुरू होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आएगा तो इधर से वो नया स्तंभ बनाना शुरू कर देगा यहाँ से। अब देखें, ए के सामने क्या आ जाएगा, टी, पूरक क्षार आएंगे। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने टी। तो अब आप देखें इतना टुकड़ा जो है, इस टुकड़े को मैच करें आप, बिल्कुल सेम टू सेम बने। देखो ए जी टी ए जी टी ए, टी सी ए टी, टी सी ए टी। तो ये डीएनए बनना शुरू होगा 5' से 3'।
तो पहले इधर आएगा, अब इधर वाली साइड चलेगा। तो टी के सामने क्या आ जाएगा ए, सी के सामने क्या आ जाएगा जी, ए के सामने क्या आ जाएगा टी, टी के सामने क्या आ जाएगा ए। अब आप इन दोनों को चेक करके देखें, दोनों बिल्कुल सेम है, ए जी टी ए, टी सी ए टी। तो इस तरह दो डीएनए बनने शुरू हो गए। देखो एक डीएनए तो ये हो गया और एक डीएनए ये हो गया, ये दो डीएनए बनने शुरू हो गए और दोनों डीएनए सेम टू सेम है। तो ऐसे ही आगे स्ट्रैंड खुलता जाता है बिल्कुल, और इसके सामने बिल्कुल पूरा नाइट्रोजन क्षार आते जाएंगे। तो लास्ट रिजल्ट जब मिलेगा तो दो डीएनए बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। यानी अब ये मान ले पूरा स्ट्रैंड ही अलग हो जाता, सपोज ये पूरा स्ट्रैंड अलग हो गया और ये भी पूरा स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो गए। तो ए के सामने, सी के सामने, टी के सामने, ए सी टी ए जी, फिर टी, फिर ए। एक स्ट्रैंड तो ये था और एक स्ट्रैंड ये शुरू हो गया टी जी ए टी सी ए टी। ये दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो गए। तो इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन गया बिल्कुल, और इसके सामने भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो टी के सामने क्या आएगा ए, जी के सामने क्या आएगा सी, ए के सामने क्या आएगा टी के सामने क्या आएगा ए, सी के सामने क्या आएगा जी, ए के सामने क्या आएगा टी के सामने क्या आएगा ए। ऐसे ही ए के सामने क्या आएगा टी, सी के सामने क्या आएगा जी, टी के सामने क्या आएगा ए के सामने क्या आएगा टी, जी के सामने क्या आएगा सी, टी के सामने ए और ए के सामने टी। तो इस प्रकार एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन गया। अब आप चेक करके देखें, ये जो डीएनए था ये वाला डीएनए और ये डीएनए बिल्कुल सेम बने हैं, ये दोनों डीएनए सेम है। तो डीएनए में अपने ही जैसा, तो एक डीएनए तो ये था, इसने सेम टू सेम इस डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं। तो डीएनए में अपने ही जैसा नया डीएनए बनाने की क्षमता होती है। इसी डीएनए के गुण को हम डीएनए प्रतिकृति या डीएनए पुनरावृत्ति कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए की प्रतिकृति जो होती है वो अर्धसंरक्षी होती है। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है, जब नया डीएनए बनता है तो उसमें आधा स्ट्रैंड पैतृक होता है, यानी दो स्ट्रैंड से बना डीएनए, तो एक स्ट्रैंड पैतृक होता है, एक स्ट्रैंड ही नया बनता है। तो डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पैतृक था, इससे आया था पैतृक डीएनए से, और एक स्ट्रैंड नया बना है। तो डीएनए में जब डीएनए की पुनरावृत्ति होती है या डीएनए की प्रतिकृति होती है तो दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड नया बनता है, एक स्ट्रैंड जो होता है वो पैतृक डीएनए से ही आता है। अर्थात डीएनए आधा जो होता है वो संरक्षित रहता है, आधा डीएनए संरक्षित रहता है, मतलब आधे डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये संरक्षित रहा, इतना हिस्सा इसका संरक्षित रहा, यानी पैतृक डीएनए से ही आया, इतना हिस्सा ही नया बना। अतः डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। तो इसे लिखेंगे कैसे, डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। तो जब एक डीएनए से पुनरावृत्ति के दौरान नया डीएनए बनता है तो नए डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो पैतृक डीएनए का होता है और एक स्ट्रैंड ही नया प्राप्त होता है। अतः डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। क्लियर। तो ये डीएनए प्रतिकृति थी। दिशा ध्यान रखना, 5' से 3' एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए की जो दो स्तंभ है वो उसके हाइड्रोजन में टूट जाएंगे और वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक स्तंभ में टेम्पलेट का काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा यानी सांचे का काम करेगा। और डीएनए प्रतिकृति जो होगी वो 5' से 3' दिशा में होगी, 5' से 3' दिशा में होगी। क्लियर। तो ये 5' से 3' डायरेक्शन में डीएनए प्रतिकृति चलती है। तो ये 5' ये 3', 5' से 3' दिशा में चलेगी, फिर ये 3' और ये 5'। तो 5' से 3' दिशा में डीएनए प्रतिकृति चलती है, 5' से 3' दिशा के अंदर। 5' से 3', तो डायरेक्शन ध्यान रखना, 5' से 3' होती है। और अर्धसंरक्षी ध्यान रखना। तो ये डीएनए प्रतिकृति थी। और इसका दूसरा जो पॉइंट आता है प्रोटीन संश्लेषण।
प्रोटीन संश्लेषण में दो घटनाएं होती हैं, एक अनुलेखन और एक अनुवादन। एक अनुलेखन होता है और एक अनुवादन होता है। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में हम, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनना। अनुवादन क्या होता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनना। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये अनुवादन है, ट्रांसलेशन बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? सबसे पहले अनुलेखन को समझें। अब ये मान ले डीएनए था, तो इसका नाइट्रोजन क्षार था A, C, T, A, G, T, A। ये नाइट्रोजन क्षार इस पे लगे हुए थे। A के सामने T, C के सामने G, T के सामने A के सामने T, G के सामने C के सामने T के सामने A। तो सबसे पहले क्या होगा? वही बात, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। अब जो एंजाइम आएगा, पहले जो एंजाइम आया था वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया था। अब जो एंजाइम आएगा वो आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज, और प्रत्येक स्तंभ जो होता है वो सांचे का काम करने लग जाता है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज आया तो डीएनए से डीएनए बनेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा। अब प्रत्येक स्तंभ एक सांचे का काम करता है। फिर हमने पढ़ा है कि आरएनए जो होता है वो एक सूत्री संरचना है, तो एक ही स्ट्रैंड इसमें बनेगा। अब टी के सामने यानी टी का पूरक ए आता है, ए बन गया। यहाँ मान ले इसको हम लोग टेम्पलेट मान रहे हैं, तो टी ए बन गया। टी के सामने जी के सामने सी, ए के सामने टी होना चाहिए, पर आरएनए में टी होता नहीं। टी के स्थान पर आरएनए में यू होता है, तो ये यू आएगा। क्लियर? ए के सामने टी आना चाहिए, पर आरएनए में टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। टी के सामने ए, सी के सामने जी, टी के सामने ए, और ए के सामने टी आना चाहिए, पर आरएनए में टी नहीं होता, टी के स्थान पर यू आता है। तो इस तरह ये एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए यहाँ से निकलकर, केंद्रक से निकलकर, क्योंकि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, तो अब एमआरएनए जो होगा वो केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। सबसे पहले एमआरएनए केंद्रक से निकलकर कहाँ आ गया? कोशिका द्रव्य में। अब सपोज कि ये एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आ गया। अब ये एमआरएनए दिखा रहा हूँ मैं, ए, सी, यू, ए, जी, ए, यू। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ, जी, ए, सी, यू। मान लो आगे और होता बड़ा तो ये प्रोसेस चलता। अब ये कोशिका द्रव्य में आ गया। कोशिका द्रव्य में आने के बाद इस पर राइबोसोम जुड़ जाता है। अब ये इस पर ये राइबोसोम जुड़ गया सपोज। अब राइबोसोम में ये प्रोटीन संश्लेषण की साइट्स हैं जहाँ प्रोटीन बनना है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। तो सपोज कि ये साइट्स हैं। अब होगा क्या, कैसे प्रोटीन बनेगा? ये एमआरएनए में ये जो नाइट्रोजन क्षार लगे हैं,
ये प्रोटीन संश्लेषण के संकेत हैं भाई, कौन सा अमीनो अम्ल आना है। ये नाइट्रोजन क्षार निर्धारित करते हैं कि कौन सा अमीनो अम्ल आना है। अब अमीनो अम्ल आता कैसे है? कोशिका द्रव्य में बहुत सारे टीआरएनए पाए जाते हैं। तो ये मैं टीआरएनए दिखा रहा हूँ यहाँ। कोशिका द्रव्य में खूब टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, टी दिखाया मैंने। टीआरएनए के एक एंड पर 3 नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं, जिनका क्रम एमआरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम का बिल्कुल पूरक होता है। जैसे ए का पूरक क्या होता है? डीएनए में तो टी होता है, पर आरएनए में यू होता है। सी का पूरक क्या होता है? जी होता है। यू का पूरक क्या होता है? ए होता है। तो टीआरएनए के जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार टीआरएनए की एक साइट पर लगे होते हैं, जिनका क्रम बिल्कुल एमआरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम का पूरक होता है। क्लियर? और इसके दूसरे छोर पर अमीनो अम्ल लगा होता है। यहाँ अमीनो अम्ल लगा हुआ है। ये अमीनो अम्ल इन्हीं के आधार पर लगा होता है। ये जो नाइट्रोजन क्षार हैं, इनके आधार पर यहाँ एक अमीनो अम्ल जुड़ा होता है। वो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अनुवांशिक कूट, तो वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो है वो अमीनो अम्ल लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे टीआरएनए, जैसे अगर डिस्कस करें अपने, एक और बना लेता हूँ मैं। यू के आगे मान लो ए आ गया। अब आप देखें तो सी यू ए का पूरक क्या होगा? सी का पूरक जी, यू का पूरक ए का पूरक यू, और यहाँ अमीनो अम्ल जुड़ा होगा इस जगह, ये अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है। ऐसे ही और देखें, ये यू जी ए है तो यू का पूरक ए, जी का पूरक सी, ए का पूरक यू, और यहाँ अमीनो अम्ल जुड़ा होगा। ऐसे ही ए जी ए है तो ए का पूरक यू, जी का पूरक सी, फिर ए का पूरक यू, यहाँ अमीनो अम्ल जुड़ा होगा। और यहाँ कोई मर्जी 3 लिख लें, सी सी जी, और यहाँ अमीनो अम्ल जुड़ा होगा। अब कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ा होगा वो अगले टॉपिक में अनुवांशिक कूट में मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार सिर्फ यही बता रहा हूँ कि प्रोटीन कैसे बनेगा। अब ए सी यू इस सांचे तक अमीनो अम्ल लाने का काम जो है वो इस टीआरएनए का होगा, क्योंकि ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने यू, सी के सामने क्या आएगा? जी, यू के सामने क्या आएगा? ए। तो ए के सामने क्या आया? ए के सामने आएगा यू, सी के सामने क्या आएगा? जी, यू के सामने क्या आएगा? ए। तो जिस टीआरएनए के 3 नाइट्रोजन क्षार यूजीए हैं वो यहाँ आ जाएगा इस जगह। तो ये यहाँ आ गया। अब ये वाला टीआरएनए यहाँ आ गया इस जगह। अब ए का पूरक क्या है? ए का पूरक, ए से कौन जुड़ता है? यू। आरएनए का तो यू ही होगा। जी के साथ सी और ए के साथ यू। तो जिस टीआरएनए में यूसीयू लगा है वो वाला टीआरएनए यानी यूसीयू वाला टीआरएनए यहाँ आ जाएगा। ये आ गया। अब ये दोनों टीआरएनए यहाँ पहुँच गए। अब होगा क्या? देखो, ये अमीनो अम्ल आपस में क्रिया कर जाएंगे और पेप्टाइड बंध के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों अमीनो अम्ल आपस में जुड़ गए और एक डाई पेप्टाइड बन गया। अब एक डाई पेप्टाइड बन गया। तो इस तरह अमीनो अम्ल टीआरएनए के एक छोर पर लगे होते हैं और टीआरएनए का दूसरा छोर जो होता है उस पर नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं, जिसका क्रम एमआरएनए के नाइट्रोजन क्षारकों का बिल्कुल पूरक होता है। अब वो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ गए और डाई पेप्टाइड बन गया। अब होगा क्या? देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब ए सी यू ए जी ए, फिर उसके बाद यू जो ऊपर वाला एमआरएनए वही बना रहा हूँ, जी ए सी यू ए। अब ये जो राइबोसोम होगा ये आगे खिसकेगा, आगे मूव करेगा, तो ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों को छोड़ देगा, क्योंकि 3 नाइट्रोजन क्षार टीआरएनए पे लगे होते हैं। क्यों 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। अब ये राइबोसोम यहाँ से आगे शिफ्ट होगा। ये आगे शिफ्ट हो गया। अब टीआरएनए
ये वाला टीआरएनए यहीं रह जाएगा, ए के सामने यू, सी के सामने जी, यू के सामने ए। पर अब इस पे अमीनोमल नहीं है क्योंकि ये अमीनोमल आपस में जुड़ चुके हैं। अब उसके दो सांचे यहाँ पहुँच गए जो प्रोटीन बनाने वाले हैं। अब इसमें जो टीआरएनए था वो ए के सामने यू था, फिर जी के सामने सी था, सी के सामने यू था। अब इस पे डाई पेप्टाइड बन चुका है। एक अमीनोमल तो इसका खुद का था, एक ही आगे वाले से ले चुका है, तो इस तरह ये डाई पेप्टाइड बन चुका है। क्लियर। और ये फ्री हो गया, इस पे अब कोई अमीनोमल नहीं है, तो ये वापस कोशिका द्रव्य में चला जाएगा अमीनोमल लाने के लिए। ये वापस कोशिका द्रव्य में अमीनोमल लाने चला जाएगा। अब यू के सामने क्या जुड़ेगा, ए, जी के सामने क्या जुड़ेगा, सी, फिर ए के सामने क्या जुड़ेगा, यू। अब ए सी यू, जिस टीआरएनए के 3 क्रम ACU हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार ACU हैं, वो आ जाएगा यहाँ अमीनोमल लेकर। अब इसका अमीनोमल इसके अमीनोमल से जुड़ के ट्राईपेप्टाइड बना देगा। अब 3 अमीनोमल जुड़ के ट्राईपेप्टाइड बन गया। फिर वही प्रोसेस होगा, फिर आरएनए आगे खिसकेगा, फिर ट्राईपेप्टाइड आ जाएगा यहाँ, और ये वाला टीआरएनए फ्री हो जाएगा। इसी तरह सेम जैसे ये हुआ था, ये एक शिफ्टिंग लेगा आगे, ट्राईपेप्टाइड बन गया। फिर ये वाला टीआरएनए अमीनोमल लेने चला जाएगा। फिर आगे टीआरएनए आएगा यहाँ, सी के सामने क्या है, जी, यू के सामने क्या आएगा, ए के सामने क्या आएगा, यू, तो GAU, यानी ये वाला टीआरएनए यहाँ आ गया। अब ये इससे जुड़े टेट्रापेप्टाइड बना देगा। इस तरह ये आगे श्रृंखला चलती जाएगी और पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा जो कि प्रोटीन होता है। तो ये टीआरएनए जो अमीनोमल देकर फ्री होते जा रहे हैं वो आगे कोशिका द्रव्य में वापस चले जाते हैं अमीनोमल लाने के लिए। तो अब क्लियर कर लें वापस। सबसे पहले डीएनए की द्विकुंडली खुली और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया जिससे एमआरएनए बना। अब एमआरएनए जो बनता है वो केंद्रक में बनता है और केंद्रक से निकलकर वो आ गया कोशिका द्रव्य में, केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। अब जब वो केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आता है तो फिर अनुवादन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फर्क क्या होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो जहाँ ए के सामने टी आना चाहिए वहाँ ए के सामने टी नहीं आकर यू आएगा। अब वो कोशिका द्रव्य में आ गया, कोशिका द्रव्य में आते ही अनुवादन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनने लग जाता है। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले राइबोसोम जो है वो एमआरएनए के स्तंभ पर आकर जुड़ जाता है। सबसे पहले राइबोसोम जुड़ गया एमआरएनए के स्तंभ पर आकर। अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे टीआरएनए पड़े हैं जिनके एक छोर पर 3 नाइट्रोजन क्षार लगे हैं जिनका क्रम एमआरएनए के क्षारों का पूरक है और दूसरे छोर पर अमीनो अम्ल लगा है। अब जिस प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एमआरएनए में पाए जाते हैं उसके पूरक क्रम वाला टीआरएनए एमआरएनए के स्तंभ के बिल्कुल सामने आ जाता है अमीनोमल को लेकर। ऐसे ही अगला भी आ गया अमीनोमल को लेकर, दोनों अमीनोमल आपस में जुड़ते हैं और एक डाईपेप्टाइड बन जाता है। अब जब राइबोसोम आगे खिसकता है, राइबोसोम आगे खिसकता है, ये बाइंडिंग साइट होती है, ये जो मैं राइबोसोम के अंदर दिखा रहा हूँ ये बाइंडिंग साइट बोलते हैं इनको। खैर अपने केमिस्ट्री में उतना डीप नहीं जाना है। अब वो 3 क्यों पढ़ते हैं वो अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको। जेनेटिक कोड टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक रह रहा है इसका, तो वो डिस्कस करेंगे जब हमारे को पता लग जाएगा 3 नाइट्रोजन क्षार क्यों पढ़े जा रहे हैं। तो अब टीआरएनए के एक छोर पर 3 नाइट्रोजन क्षार है, दूसरे छोर पर अमीनो अम्ल है। अब वो अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर डाईपेप्टाइड बना गए और जिस टीआरएनए का अमीनो अम्ल उधर वाले टीआरएनए पर चला गया वो टीआरएनए फ्री हो गया तो वो वापस चला गया कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल लाने के लिए। फिर अगला टीआरएनए आया तो 2 अमीनो अम्ल तो इसके पास थे, अभी आगे खिसक गया। अगला टीआरएनए आया, तीसरा अमीनो अम्ल लेकर अब ट्राईपेप्टाइड बन गया, फिर ये आगे खिसकेगा। फिर अगला टीआरएनए आएगा, अगला अमीनो अम्ल लेकर टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा। तो जो टीआरएनए अपना अपना अमीनो एसिड देते जाएंगे वो फ्री होते जाएंगे और कोशिका द्रव्य में नया अमीनो अम्ल लाने के लिए चले जाएंगे और ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना देंगे। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही हम प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल से जो प्रोटीन बना है उसमें जो अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण है वो एमआरएनए कर रहा है। ये जो 3 नाइट्रोजन क्षार हैं ये बता रहे हैं किस प्रकार का अमीनो अम्ल आएगा, लेकिन इन 3 नाइट्रोजन क्षारों के क्रम का निर्धारण डीएनए ने किया था। डीएनए से एमआरएनए बना था, एमआरएनए से प्रोटीन बना है, यानी कुल मिलाकर
प्रोटीन बनते टाइम न्यूक्लिक अम्लों की जो भाषा का अनुवाद होता है वो डीएनए कणों द्वारा शुरू होता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो डीएनए कणों द्वारा, न्यूक्लिक अम्लों द्वारा प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो डीएनए कणों द्वारा राइबोसोम पर होता है। भाषा डीएनए की होती है। डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। एक सिंपल सी बात से क्लियर करूं मैं, निर्देश सारे डीएनए देता है। जैसे ये मान ले टीचर है, ये स्टूडेंट है, और जो प्रोटीन है वो होमवर्क है। तो निर्देश कौन देता है? टीचर। किसको देता है? स्टूडेंट को, कि तेरे को होमवर्क करके आना है। तो डीएनए निर्देश देता है एमआरएनए को, और एमआरएनए आगे प्रोटीन बनाता है। क्लियर? तो डीएनए की भाषा का अनुवाद एमआरएनए के कणों पर राइबोसोम के द्वारा संपन्न होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया थी जो हमने रीड की है। अब अपना अगला टॉपिक जो होगा वो जेनेटिक कोड, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसेस समझ आई होगी। हालांकि हमारी केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप नहीं है, पर फिर भी मैंने पूरा डायग्राम बनाकर आपको क्लियर किया है। इतना गहराई में हमारी केमिस्ट्री के अंदर नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो कृपया लाइक करें मेरे चैनल को, और आगे सब्सक्राइब करें, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।